लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 9 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा राजेंद्र प्रताप राजधानी में एजाज के साथ रह रहे हैं। उसी रोज आ गए। गढ़ के बाहर एक बड़े तालाब के बीच में टापू की तरह सुंदर बंगला है। चारों तरफ से लोहे की मोटी मोटी छड़ें गाड़कर पुल की तरह सुंदर रेलिंगदार रास्ते बनाए गए हैं। तालाब के किनारे किनारे चारों रास्तों के प्रवेश पर ड्योढ़ियां बनी हुई हैं। वहां पहरे लगते हैं। बाहर दूर तक सुंदर राह, धूप जमाई हुई, तरह तरह के सीजनल और खुशबूदार फूल, क्यारियां, कुंज, बागीचे, चमन, कटीले तारों से अहाता घिरा हुआ, तारों पर बेल चढ़ाई हुई, हवा भी सदाबहार, हर झोंके से सुगंध आती हुई। तालाब का जल स्वच्छ, स्फटिक के चूर्ण की तरह है। बंगले का फर्श संगमारवर का, डबल दरवाजे, एक काठ का एक शीशेदार, रेशमी पर्दे लगे हुए। बैठक के फर्श पर बहुमूल्य कारपेट बिछा हुआ। कीमती बाजे, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, क्लेरियनेट, वायलिन, सितार, सुरबहार, मृदंग, तबले, जोड़ी आदि यथास्थान रखे हुए। बेशकीमत कौच, सोफे, चीनी फूलदानी में सज्जित फूलों की मेजों के किनारे एक एक बगल लगे हुए। बीच में गद्दी बिछी हुई, गांव लगे हुए। रात में पत्तियों का तेज प्रकाश, चांद और तारों के साथ प्रकाश का बिंब पानी में चमकता, चकाचौंध लगाता हुआ। चारों तरफ से विशाल बरामदा, हर तरफ की राह से एक ही प्रकार का, हर बरामदे के भीतर बैठक एक ही प्रकार की, सजावट भिन्न भिन्न। दो एजाज के अधिकार में है, दो राजा साहब के। और भी कमरे हैं। एजाज की बैठकें रोज नए पर्दों से सजाई जाती हैं। सूती, रेशमी, मखमली, झालरदार, हरे, नीले, जर्द, बसंती, बैंगनी, लाल, गुलाबी, हल्के और गहरे रंग के, कभी सफेद। कोच और सोफों पर भी वैसा ही गिलाफ बदलता हुआ। फूलदानियों में उसी रंग के फूलों की अधिकता। एजाज के बदन पर उसी रंग के पत्थरों के जेवर, उसी रंग की साड़ी, सलवार कुर्ता या पाजामा दुपट्टा। राजा साहब अपनी बैठक में बैठे हुए। दिलावर सिंह पहले से तैनात किया हुआ था। आया, कहा, प्रभाकर आ गए। जागीरदार साहब ने कहा, ये सब तुम्हारी तरफदार हैं, इनसे भी काम लिया गया है। पुलिस के जिन लोगों ने तुम लोगों को गिरफ्तार करना चाहा था, बात को शिनाख्त न होने की वजह तुमने दाढ़ी मुड़वा ली थी और रामफल का मुसलमानी नाम रख लिया गया था। रूप भी कैसा बनाया गया। थाने से उनका तबादला हो गया था। इन्होंने उन्हें खोज कर निकाला और पूरी खबर ली। अब इन्हें छिपा रखना है, दीवार को भी पता न चले। पुलिस पकड़ना चाहती है, ये पकड़ गए तो बच न पाओगे। दिलावर ने नम्रता से कहा, हुजूर का जैसा हुक्म किया जाएगा। पुराने गढ़ के पीछे ठहराओ, खुद 2 मंजिले पर रहो, रसद ले जाया करो, इन्हें पकाया खिलाया करो, रामफल को साथ रखना। दूसरा काम तुम लोगों से न लिया जाएगा। चोर दरवाजे की ताली ले जाओ, वे जब बाहर निकलना चाहें उसी से निकाल दिया करो। रात के 12 से 4 के अंदर, जब कहें तब खोलकर भीतर ले आने को पहले से तैयार रहा करो। 1 सेकंड की देर न हो। उनका काम न देखना, हम खुद देख लेंगे। खाना अच्छा पकाया करना, मछली मांस भी। हमारी रसोई में 2-3 भाजियां पकती हुई देख लो। जो हुक्म हुजूर। ऐसा करो, अगर ये भी तुमको फंसाना चाहे तो ना फंसा पाए। अब तो तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, रामफल की मूछें भी बढ़ गई होंगी। यहां से चलकर बहल जाओ। रामफल का मियाँ वाला रूप तुम बना लो और तुम्हारा ठाकुर वाला वो, नाम भी बदल लो। उसको अपने नाम से पुकारना और उसी को ले जाने के लिए भेजना। हम कभी कभी तुम लोगों से मिला करेंगे। जो हुक्म। दिलावर ने प्रणाम किया। राजा साहब की ओर मुंह किए हुए पिछले कदम हटा। तालाब के पश्चिम वाले रास्ते से बाहर निकलकर गढ़ की तरफ चला, दूसरी ड्योढ़ी से घुसकर रामफल से मिलने के लिए। प्रभाकर के साथ ही बाजार में है। वो ड्योढ़ी के आगंतुक आगार में बैठा है। कभी निकलकर पान खाने के लिए बाहर चला जाता है, पैनी नजर से इधर उधर देख लेता है। राज्य की क्रिया का ढंग सब स्थानों में एक सा है। सब जगह एक ही प्रकार के नारकीय नाटक, षड्यंत्र, अत्याचार किए जाते हैं। सब जगह रैयत की नाक में दम रहता है। चारे का प्रबंध ही सत्यानाश का कारण बनता है। अत्याचार से बचने की पुकार ही अत्याचार को न्योता भेजती है। जमींदार हो, ताल्लुकेदार, राजा हो या महाराज, कृपा कभी अकारण नहीं करता। जिस कारण से करता है वो इसकी जड़ मजबूत करने के लिए,
मुनाफे की निगाह से दूने से बढ़ी हुई होनी चाहिए। उसका कोप भी साधारण उत्पात या प्रतिकार के जवाब में असाधारण परिणाम तक पहुंचता है। सारे राज्य में उसके खास आदमियों का जाल फैला रहता है। वो और उसके कर्मचारी प्रायः दुष्चरित्र होते हैं, लोभी, निकम्मे, दगाबाज। फैले हुए आदमी प्रजाजनों की सुंदरी बहु बेटियों, विरोधी कार्रवाइयों, संगठनों और पुलिस की मदद से जमींदार के आदमियों पर किए गए अत्याचारों की खबर देने वाले होते हैं। निर्दोष युवतियों की इज्जत जाती है, रिश्वत में रुपए लिए जाते हैं, काम में आराम चलता है, वचन देकर रैयत से पीठ फेर ली जाती है, बहाना बना लिया जाता है, पुलिस भी साथ ली जाती है। कभी चढ़ा ऊपरी की प्रगति में दोनों अपने अपने हथियारों के प्रयोग करते रहते हैं। किसी गांव में मुसलमानों की संख्या है, त्योहार है, गोकुशी वर्जित है, पर बकरा महंगा पड़ा, गोकुशी की ताल हुई। आदमी से खबर मिली, एक रोज पहले रात को 50 आदमी भेज दिए गए। कुछ मुखियों को उन्होंने मार गिराया। कोई बड़ा मालगुजार है, किसी कारण पटरी न बैठी, लड़ गया, ताका जाने लगा। शाम को उसकी लड़की तालाब के लिए निकली, अंधेरे में पकड़कर खेत में ले जाई गई या दूसरे मददगार के खाली कमरे में कैद कर रखी गई। दूसरे दूसरे आदमी दाढ़ी लगाकर या मूछें मुड़वाकर चढ़ा दिए गए, ज्यादातर मुसलमानी चेहरे से। उन्होंने कुकर्म किया, उसके फोटो लिए गए। 3-4 रोज बाद लड़की घर के पास छोड़ दी गई। एक फोटो आदमी के गांव में, दूसरी थाने में डाक से भिजवा दी गई। नाम अंट शंट लिख दिए गए चढ़ने वालों के। लड़की के बाप का सही नाम। गांव और पुलिस की निगाह में दोनों गिर गए। गांव का भी आदमी पुलिस का, उसके पास दूसरी तस्वीर, पुलिस के पास दूसरी। बाप से पूछा जाने लगा, उस पर घड़ों पानी पड़ा। गांव वालों ने खान पान छोड़ दिया। किसी प्रजा ने खिलाफ गवाही दी, उसका घर सीर के नक्शे में आ जाता है। कभी उसके खानदान वाले पास की जमीन बटाई में लिए हुए थे, गुमाश्ते को कुछ रुपए देकर एक हिस्सा दबाकर घर बना लिया था। इस फेल का उल्टा नतीजा हुआ। रात ही रात सैकड़ों आदमी लगा दिए गए, घर ढहा दिया, लकड़ी बांस पैरा उठा ले गए, गोड़कर घर की जगह गड्ढा बना दिया। नक्शे में वो जगह सीर में है। किसी ने लगान नहीं दिया, वो गरीब है। विश्वास दिलाकर बुलाया गया कि सरकार से अपना दुख रोए। आने पर अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां ऐसी मार पड़ी कि उसका दम निकल गया। लाश उठाकर पुराने तालाब के दलदल में गाड़ दी गई। गांव के गुमाश्ते ने कबूल ही न किया कि वो गढ़ में ले जाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी निकले जो पिटते समय उसको बाजार में उल्टे कई कोस के फासले पर देखा था। बच बचकर पुलिस से भी झपाटे चलते हैं। थानेदार ने इंस्पेक्टर और डीएसपी आदि की मदद से प्रजाजनों को किसी मामले में खिलाफ खड़ा किया। खूब दांव पेंच चले। राजा का पाया कमजोर पड़ा। समझौते की बातचीत हुई। रिश्वत की लंबी रकम मांगी गई। एक उचित ठहराव हुआ। कांटा निकाल फेंका गया, पर दिल की लगी खटकती रही। दूसरा मामला उठा। थानेदार फांस दिए गए। बलात्कार साबित हुआ। एसपी और डीएसपी की सिफारिश बदनामी के डर से न पहुंच सकी। तहकीकात का अच्छा नतीजा न निकला। थानेदार को सजा हो गई। नौकरी से हाथ धोना पड़ा। गर्मी निकालने के लिए डीएसपी या एसपी ने बुलाया। राजा ने मुख्ताराम या मैनेजर को भेज दिया। कमजोरी से कभी बात न दबी। डीएसपी ने पूछा, राजा नहीं आए? मुख्ताराम ने कहा, इजलास में तो मैं ही हुजूर के सामने हाजिर होता हूं। या मैनेजर ने कहा, आपकी सेवा के लिए हम लोग तो हैं ही। उस दफे खामोशी रही। दोबारा बदला चुकाया गया। पहले कुछ प्रजाओं की दस्तखतशुदा शिकायतें की गईं। ऊंचे कर्मचारियों को दिखाया गया। कहा गया कि राजा पर सरकार का शासन नहीं, थान में थोड़े लोग रहते हैं। राजा के लोग उनको डरवाए रहते हैं। राजा बदचलन है, रैयत की इज्जत बिगाड़ता है, पुलिस की सच्ची तहकीकात नहीं होने देता। पुलिस को अधिकार के साथ काम करने दिया जाए तो रास्ते पर आ जाए। हुक्म लेकर दरबार का चकमा दिया गया। राजा गए, पर दरबार से शिकायत करने वाले लोगों की ही शिरकत रही। राजा को कुर्सी भी न दी गई। लाट साहब से शिरकत करने वाले डीएसपी भी खड़े रहे। लिखी शिकायतों के आधार पर कुछ भला बुरा कहा, कुछ नसीहत दी। डीएसपी साहब की तारीफ करते रहे। जिन शिकायतों का आधार लिया गया था उनमें राजा का हाथ न था। फलतः चेहरे पर स्याही न फिरी, कलेजा न धड़का। दरबार समाप्त हो जाने पर उन्होंने लाट साहब को लिखा कि दरबार के नाम पर उनके साथ डीएसपी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। वहां कुछ प्रजाजन थे, वे उन्हें पहचानते नहीं, किनके थे, कौन थे। उनके आदमी घुसने नहीं दिए गए। जो बातें डीएसपी ने कहीं, उनका तात्पर्य वो नहीं समझे। वे ऐसी ऐसी बातें थीं
पुलिस में नौकर होने वाले ये साधारण लोग रिश्वत देकर देश को उजाड़े दे रहे हैं। इसका व्यक्तिगत संबंध ही है। पुलिस के दांत यहां तक डूबे हुए हैं कि नियत आमदनी वाली प्रजा झूठे मामले में रिश्वत देकर राजस्व नहीं दे पाती। ये एक दो की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में जमींदारों के 25 थानों में प्रतिमास होता है। नतीजा ये हुआ कि जाल में फंसाई गई प्रजा रिश्वत से पैर छुड़ाकर फिर राजस्व नहीं दे पाती। ये प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जमींदार को राजस्व न मिलने पर वो कर्ज लेकर सरकार को देगा या न दे पाएगा। इस परिणाम से भी उन्हें गुजरना पड़ा है। सरकार से इसका प्रतिकार होना चाहिए। जब इस मामले को लेकर राजा राजेंद्र प्रताप कलकत्ता थे, डीएसपी की बुरी हालत कर दी गई। वो हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम समस्या से दिलचस्पी रखते थे। इसी समय एक आदमी गया, मुसलमानों के गांव शमशेरपुर में रहा, बातचीत की, मुसलमानों को उनका स्वार्थ समझाया, कहा वो उनका अपना आदमी है, उन्हें गोकुशी नहीं करने दी जाती, ये उन पर ज्यादती की जाती है। जिले के वकील नूर मोहम्मद साहब का नाम लेकर कहा, काम पड़ने पर बगैर मेहनताना लिए हुए लड़ेंगे। फिर कलकत्ते के इमाम साहब का नाम लिया, कहा कि उनका हुक्म है मुसलमान अपने हक से बाज न आए। अटर्नी अब्दुल हक का नाम लेकर कहा, वो हाई कोर्ट में मुफ्त लड़ेंगे और हिंदुस्तान भर में ये आग लगेगी। वे सिर्फ एक दरख्वास्त दे दें कि बकरीद को वे गोकशी करेंगे, उन्हें इजाजत मिले। सरकार को इजाजत देनी पड़ेगी। अगर हिंदू होने की वजह से डीएसपी मदद ना करें तो उसको इसका मजा चखा दो। थोड़ी सी मदद हम भी दूसरे मौजे के भाइयों को भेजकर करेंगे। रात के वक्त बदला चुकाना, पीछे कदम न पड़े। फिर वो सज्जन कस्बे में आए, वहां दाढ़ी मूछें मुड़ाई, फिर डीएसपी साहब से मिले। कहा अधिकारियों के कर्मचारी हैं, पास के अधिकारी अच्छे जमींदार हैं। खास बात के बहाने एकांत निकालकर कहा, अधिकारी हुजूर की सेवा करते आ रहे हैं। अब के शमशेरपुर में बड़ा जोश है। बकरीद को गोकुशी होने वाली है। मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं गोकुशी करेंगे और हुजूर के सामने करेंगे। हिंदुओं के धार्मिक प्राणों को दुख होता है। माँ मजले बाबू की बहू, उन्हीं के पास नकद ज्यादा है, बहुत दुखी है। जब से सुना है पानी एक घूंट नहीं पिया, कहकर आंखों में आंसू लाने लगे। मुझे घर बुलाकर कहा, रामचरण तुम हुजूर की कचहरी में जाओ। हम लोगों का कौन सा अपराध है कि ऐसा होने वाला है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुजूर हिंदू हैं, हुजूर के रहते। सुनो तुम्हारा क्या नाम है? साहब दुचित्ते थे, सजग होकर पूछा। रामचरण हुजूर। रामचरण कौन? रामचरण अधिकारी हुजूर। हम सब एक ही हैं। तुम हमारे आदमी हो? हुजूर में हुजूर के गुलाम का गुलाम। तुम्हारी मालिका को बहुत डर है? हुजूर अन्न पानी छोड़ रखा है। तो अब के शमशेरपुर के मुसलमान गोकुशी नहीं कर पाएंगे। पर डीएसपी गरीब घर के हैं, पढ़ने में प्रतिभाशाली थे, आर्थिक कष्टों से छुटपन से लड़ रहे हैं। कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम देखेंगे तुम्हारी मालकिन कितना खर्च कर सकती हैं। हुजूर बहुत। डीएसपी ने सोचा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी न टूटेगी। अभी उनको गोकुशी की कोई सूचना न मिली थी। कहा, अच्छा परसों मिलना। रामचरण ने कहा, हुजूर उसी गांव में मिलूंगा। देखे मुसलमान हिंदुओं में दम है या नहीं है। मालकिन का अन्न जल छूटा है, पहले हुजूर के इकबाल से खिलाऊं पिलाऊं। तो कितना? हुजूर कुछ अंदाजा? 5। रामचरण ने झुककर सलाम किया। वही कैंप में हुजूर के सामने कहकर चला, 5 है समझे? हुजूर खिलाना पिलाना है पक्का रहा, कहकर रामचरण सलाम करके भगा। 2-3 दिन में डीएसपी समझे रामचरण की बात सही थी। बकरीद के दिन आ गए, गोकुशी रोकी, जोश बढ़ा। रामचरण से मिलने की आशा से थानेदार और सिपाहियों को घटनास्थल पर बढ़ा दिया। इधर दुर्घटना हो गई, उनकी एक ज्ञानेंद्रिय विकृत कर दी गई। ये सब राजा के कर्मचारी और सिपाहियों का काम था, पर कुछ पता न चला। पुलिस बहुत लज्जित हुई, बात जिले भर में फैली, डीएसपी की नौकरी गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 9, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।